मुझे छोड़ दे मेरे हाल पर तेरा क्या भरोसा है चारागर, ये तेरी नवाजिशे मुख्तसर मेरा दर्द और बढ़ा न दे। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। देश में इस वक्त म अक्षर का ग्रहण लगा हुआ है। आपके दिमाग में इस वक्त चाहे जो ख्याल आया हो, लेकिन मेरा मतलब यहां म से महंगाई और म से महामारी से है। कुछ साल पहले तक, यानी 2014 से पहले तक, हम भारतीयों के लिए महंगाई डायन की तरह होती थी जो डराती थी। कभी राक्षसी सुरसा से महंगाई की तुलना की जाती थी जिसका आकार हर दिन बढ़ जाता है। लेकिन अब महंगाई देशभक्ति का ही दूसरा नाम बना दी गई है। यानी सरकार आपको रोजगार न दे तो उसकी मजबूरी समझकर अपनी देशभक्ति साबित करिए। सरकार आपसे अधिक टैक्स वसूले तो भी विकास के नाम पर अपनी जेब हंसते हंसते कटवा लीजिए। चाहे जो हो, लेकिन महंगाई के नाम पर उफ न करिए। आश्चर्य है कि 7 साल पहले सिलेंडर के दाम बढ़ने पर जो लोग गैस सिलेंडर लेकर सड़कों पर उतर आते थे, वो अब हर महीने अपनी रसोई में आग लगती देख भी मुस्कुरा रहे हैं। ये शायद योग प्राणायाम का असर हो सकता है। एक महंगाई आम आदमी के जीवन में मुश्किलें बढ़वाने के लिए काफ़ी न थी तो महामारी ने और बेड़ा गर्क कर दिया। इस महामारी का इलाज वैक्सीनेशन के जरिए किया जा रहा है, लेकिन महंगाई की महामारी का इलाज कौन सी वैक्सीन करेगी, ये बड़ा सवाल है। क्या सरकार उस वैक्सीन को कभी आने देगी या लोगों को पूरी तरह कर्ज के बोझ में दबाकर उनकी जेब से आखिरी पाई तक निकलवा करके ही मानेगी? तो आज आईने की नज़र से महंगाई के अर्थशास्त्र को समझने की कोशिश करेंगे और ये भी देखेंगे कि सच कैसे कहीं न कहीं से अपना चेहरा दिखला ही देता है। और आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले एक बयान आइए देखते हैं। ये बयान है प्रद्युम्न सिंह तोमर का, जो मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हैं। वो कहते हैं कि क्या हम कभी साइकिल से सब्जी मंडी जाते हैं? इसमें वायु प्रदूषण भी नहीं होता और स्वस्थ भी रहते हैं। ये बात सही है कि कीमतें ज़्यादा हैं, लेकिन इससे मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल गरीब लोगों के हितों के लिए किया जाता है। बात एक मान लो कि पेट्रोल डीजल पर कीमत बढ़ गई। पेट्रोल डीजल कौन चलाता है? आपसे ज्यादा चलता। मैं मेरी इस बात में पहले भी क्रिटिसाइज हुई है, पहले भी हुई। मैं आज फिर कह रहा हूं कि हम सब्जी मंडी जाते हैं तो हम कभी साइकिल से जाते हैं क्या? जो हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ रखेगी, हमारे प्रदूषण को कम में मुक्ति दिलाएगी। हमारे लिए पेट्रोल डीजल महत्वपूर्ण है कि हमारे स्वास्थ्य सेवाएं देश की महत्वपूर्ण है। तो मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री पेट्रोल और डीजल के शतक लगाते दामों के लिए सरकार की तरफ से बैटिंग कर रहे थे। कितनी चालाकी से उन्होंने इस बात पर छक्का लगाने की कोशिश की कि तेल के महंगे दामों का इस्तेमाल गरीब के भले के लिए होता है। गाड़ी की जगह साइकिल चलाने वाला कुतर्क भी जाना पहचाना ही है। इससे पहले आप याद कीजिए कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महंगी प्याज पर क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि उनके घर में प्याज नहीं खाई जाती। यानी तोमर जी ने भी भाजपा की कुतर्की परंपरा को आगे बढ़ा करके अपने कुनबे का नाम रोशन किया है। अगर देश कुतर्कों से चलाना होता तो फिर क्या बात थी। लेकिन देश चलाने के लिए न कुतर्क चाहिए, न महंगाई के खिलाफ बैलगाड़ी से चलना, न सिलेंडर लेकर सड़क पर बैठना जैसी नौटंकियां चाहिए। और तो और ये याद रखिए कि देश महंगे पेट्रोल डीजल से भी नहीं चलता है। देश चलता है व्यवहारिक और सहज बुद्धि से। लेकिन विकास के कई वैश्विक पैमानों की तरह हम यहां भी पिछड़े हुए हैं। पेट्रोल और डीजल पर भारी भरकम टैक्स को ही देश का विकास बताया जा रहा है। जरा देखिए इस रिपोर्ट को। पिछले 1 साल से देश में कोरोना का प्रकोप है। पिछले साल इस दौरान लगाए गए लॉकडाउन में परिवहन गतिविधियां लंबे समय तक थमी थीं। लेकिन वित्तीय वर्ष 2020-21 में पेट्रोलियम उत्पादों पर सरकार द्वारा वसूले जाने वाला टैक्स रेवेन्यू लगभग 56% बढ़ चुका है। साल 2020-21 वित्तीय वर्ष में पेट्रोलियम उत्पादों पर केंद्र सरकार ने 4,51,000 करोड़ रुपए टैक्स रेवेन्यू कमाया है। मध्य प्रदेश के आरटीआई कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़ ने आरटीआई के तहत ये जानकारी हासिल की है। जानकारी के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2020-21 में पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर 37,806 करोड़ 96 लाख रुपए की कस्टम ड्यूटी वसूली गई। वहीं पेट्रोलियम उत्पादों के विनिर्माण पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी के रूप में 4,13,735 करोड़ 60 लाख रुपए सरकारी खजाने में जमा किए गए। आपको बता दें कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर सरकार को कस्टम ड्यूटी के रूप में 46,046 करोड़ 9 लाख रुपए का टैक्स मिला था। वहीं पेट्रोलियम उत्पादों के विनिर्माण पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी की वसूली 2,42,267 करोड़ 63 लाख रुपए थी।
अपना खजाना भरने के लिए सरकार ने एक साल में लगभग 4.5 लाख रुपए टैक्स से कमा लिए। और जैसा आपने सुना कि एक भाजपाई मंत्री कह रहे हैं कि इस पैसे का इस्तेमाल गरीबों के भले के लिए होता है, लेकिन जब कोरोना से मरने वालों को मुआवजा देने की बारी आई तो सरकार ने हाथ खड़े कर लिए थे कि उसके पास पैसा नहीं है। गरीबों को सीधे नकद ट्रांसफर की जगह सरकार भविष्य की योजनाओं वाले राहत पैकेज का ऐलान करती है। अब कोई सरकार से पूछे कि भला गरीबों की मदद किए बिना या उन्हें पहले से अधिक गरीबी में झोंक करके आखिर सरकार कैसे उनका भला करती है। लेकिन इस वक्त तो देश में ऐसे सवाल पूछो तो देशभक्ति आड़े आ जाती है। देश वाकई बहुत बदल गया है दोस्तों। कुछ साल पहले तक खाते पीते घरों की परिभाषा में वो लोग फिट बैठते थे जो स्वस्थ होते थे, महंगे स्कूलों में पढ़ते थे और वीकेंड्स पर सैर सपाटा किया करते थे। लेकिन अब लगता है कि खाते पीते घर का मतलब उन लोगों से लिया जाएगा जो या तो 100 रुपये लीटर वाला पेट्रोल डीजल बिना परेशानी के खरीद ले या फिर कर्ज लेकर अपना जीवन यापन करते रहें। अब तो आरबीआई के आंकड़े भी यही बता रहे हैं कि घरेलू कर्ज में 4.25 लाख करोड़ की बढ़ोतरी हो गई है। इस रिपोर्ट को भी देखिए। कोरोना ने पिछले एक साल में 30 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रभावित किया है और तकरीबन 4 लाख लोगों की जान ले ली है। करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। ऐसा कठिन समय दुनिया के कई देशों ने देखा, लेकिन बहुत से देशों में सरकारों ने तुरंत अपनी जनता के लिए मदद का हाथ बढ़ाया। बिना किसी पोस्टरबाजी या विज्ञापन के मोह में पड़े बिना जनता तक सीधे मदद पहुंचाई। बेरोजगारों को मुआवजा दिया, लोगों को इलाज की सुविधाएं दी और इतना ख्याल रखा कि महंगाई नियंत्रित रखी जाए ताकि जनता को और परेशानी न झेलनी पड़े। लेकिन भारत में सरकार शायद जनता के सब्र का इम्तिहान ले रही है। यहाँ जब सरकार ने सहायता नहीं की तो लोगों के पास अपनी छोटी छोटी बचत का इस्तेमाल करने और रोजमर्रा के खर्च के लिए कर्ज लेने के अलावा कोई चारा नहीं था। घरेलू कर्ज पर आरबीआई ने दिसंबर 2020 को समाप्त होने वाली तिमाही तक के आंकड़े जारी किए हैं, जिनसे पता चलता है कि मार्च 2020 को समाप्त होने वाली तिमाही यानी जब भारत में कोविड-19 ने जोर पकड़ना शुरू किया था और दिसंबर 2020 यानी जब पहली लहर गिरावट की ओर थी, इन 9 महीनों के बीच घरेलू कर्ज 68,90,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 73,10,000 करोड़ रुपए हो गया था। यानी उन 9 महीनों में घरेलू कर्ज में 4,25,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। और ये याद रखना जरूरी है कि भारत में बैंकों या अन्य संस्थाओं से कर्ज पाने की हैसियत कुछ लोगों की ही होती है। बहुत सारे लोगों के पास बीमा पॉलिसियां नहीं होती हैं और न ही बहुत से लोग छोटी बचत योजनाओं में अपने पैसे बचाकर रखते हैं। ऐसे लोग या तो अपने करीबियों से कर्ज लेते हैं या फिर साहूकारों के चंगुल में फंसते हैं और इस कर्ज के कोई आंकड़े सरकार के पास नहीं हैं। आरबीआई के आंकड़े ये भी बताते हैं कि 2020 की जुलाई-सितंबर तिमाही में बैंक जमा 3,60,000 करोड़ रुपए से घटकर अक्टूबर-दिसंबर तिमाही तक 1,70,000 करोड़ रुपए यानी आधे से भी कम रह गया था। इससे पता चलता है कि लोगों ने महज 3 महीनों में अपने बैंक खातों से तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपए निकाल लिए थे, जो कि इतने कम समय में अभी तक की संभवतः सबसे बड़ी निकासी है। दिसंबर तक लॉकडाउन में ढील दी जा चुकी थी, लेकिन कमाई के जरिए भी लोगों के पास नहीं बचे थे और बेरोजगारी अब भी बहुत ज्यादा थी। इसीलिए लोग अनिवार्य जरूरतों पर अपने खर्च को पूरा करने के लिए बैंक में रखे पैसे को निकाल रहे थे। सरकार चाहती तो इतने मुश्किल वक्त में गरीब तबकों को वित्तीय मदद करती। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए ज्यादा से ज्यादा अनाज और दूसरी जरूरी वस्तुओं की डिलीवरी की व्यवस्था, कोरोना पीड़ितों के लिए मुफ्त चिकित्सा सहायता और मृतकों के लिए मुआवजे की व्यवस्था करके जनता के जख्मों पर मलहम लगा सकती थी। लेकिन इसकी जगह सरकार ने महंगाई का नमक इन जख्मों पर छिड़का। गरीब परिवारों के लिए 5 किलो मुफ्त राशन और उद्योगपतियों के लिए कर्ज माफी जैसे उपाय ही सरकार के लिए राहत का दूसरा नाम थे। बाकी मिडिल क्लास तो राष्ट्रवाद की खुराक इतनी ले चुका है कि उसे मंदिर मस्जिद के मुद्दे के आगे कोई दूसरा मुद्दा जरूरी लगता ही नहीं है, दिखता ही नहीं है। जब जनता चोट पर चोट खाने के बाद भी उफ नहीं कर सकती है तो सरकार को महंगाई बढ़ाने में किस बात की झिझक होगी। इसीलिए अब की बार सरकार ने सीधे रसोई पर वार किया है। इस महीने फिर देशवासियों की पीठ पर महंगाई का चाबुक पड़ा है। 1 जुलाई को सरकारी तेल कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इजाफा किया है। अब एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत राजधानी दिल्ली में 834 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर हो गई है। अभी तक 14 किलो 200 ग्राम का रसोई गैस सिलेंडर दिल्ली में 809 रुपए में बिक रहा था। आपको बता दें कि नवंबर 2020 से लेकर जुलाई 2021 तक एलपीजी
गैस सिलेंडर की कीमत 240 रुपये 50 पैसे यानी लगभग 40% तक बढ़ चुकी है। वहीं अगर हम 2021 की ही बात करें तो सिर्फ 2021 में ही एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतें 140 रुपये 50 पैसे बढ़ चुकी हैं। बता दें कि हर महीने की पहली तारीख को तमाम सरकारी तेल कंपनियां गैस सिलेंडर की कीमतों पर फैसला लेती हैं कि उसे घटाना है, बढ़ाना है या फिर कोई बदलाव नहीं करना है। इससे पहले 1 मई को गैस कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतें बढ़ाई थीं। उससे पहले फरवरी और मार्च में एलपीजी सिलेंडर महंगा हुआ था, लेकिन तेल कंपनियों ने अप्रैल में गैस सिलेंडर की कीमत 10 रुपये घटाई थी। शायद इसका एक कारण पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों के चुनाव थे। सरकारी तेल कंपनियों ने शायद सत्ताधारी भाजपा की मदद का ख्याल रखते हुए अप्रैल में कीमतें बढ़ाने की जगह 10 रुपये घटा दी। लेकिन सवाल ये है कि क्या कभी जनता की मदद का ख्याल सरकार को आएगा? वैसे पिछले 7 सालों का हिसाब देखें तो लगता नहीं कि सरकार को जनता की मदद की फिक्र है। मोदी सरकार के पिछले 7 साल में रसोई गैस की कीमत में दोगुने का इजाफा हुआ है। 1 मार्च 2014 को 14 किलो 200 ग्राम के घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 410 रुपये 50 पैसे थी, जो अब 834 रुपये 50 पैसे है। रसोई गैस की कीमत निर्धारण के फॉर्मूले को इंपोर्ट पार्टी प्राइस कहते हैं। इस फॉर्मूले के आधार पर सऊदी अरब की अरामको कंपनी द्वारा तय किए गए एलपीजी के कीमत को बेंचमार्क के तौर पर अपनाया जाता है। इस कीमत में समुद्री भाड़ा, कस्टम ड्यूटी, पोर्ट ड्यूटी सहित वो सारे खर्च जोड़े जाते हैं जो एलपीजी को दूसरे देशों से मंगवाने के लिए खर्च किए जाते हैं। इसके बाद भी सिलेंडर का खर्च, देश के कोने कोने में पहुंचाने का भाड़ा, केंद्र सरकार द्वारा लगने वाले जीएसटी जैसी लागतें भी इसमें जुड़ जाती हैं। जब भी एलपीजी की कीमत बढ़ती है तो सरकार ये कहकर अपना बचाव करती है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार की परिस्थितियों की वजह से कीमतों में इजाफा हो रहा है, लेकिन ये हिसाब भी समझ से परे है, क्योंकि सऊदी अरामको की एलपीजी की मार्च में कीमत 587 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन थी। भारत में एलपीजी प्रति सिलेंडर की कीमत 819 रुपये थी। अब ये कीमत घटकर 527 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन हो गई है। तब भारत में 834 रुपये प्रति सिलेंडर बेचा जा रहा है। अगर रुपए और डॉलर की विनिमय दर को समायोजित करने के बाद एलपीजी की कीमत तय की जाए तो ये 552 रुपये प्रति सिलेंडर होनी चाहिए, लेकिन 834 रुपये के गैस सिलेंडर से यही समझ में आता है कि सरकार एलपीजी की कीमत के नाम पर मुनाफाखोरी कर रही है। आपको याद होगा कि उज्ज्वला योजना पर भाषण देते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर अपनी गरीबी को भुनाया था। चूल्हे से निकलने वाले धुएं पर उन्होंने कहा था कि कभी कभी तो ऐसा होता था कि मां खाना बनाती थी और धुएं से उसका चेहरा नहीं दिखता था। अब जरा कोई उनसे पूछे कि चूल्हे के धुएं से महिलाओं को मुक्ति का वादा करके उन्होंने महंगी गैस की घुटन क्यों दे दी। आपको बता दूं कि उज्ज्वला योजना में सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर की व्यवस्था गरीबों के लिए थी, लेकिन सरकार इस सब्सिडी से भी हाथ पीछे खींच रही है। साल 2019 और 20 में सरकार ने एलपीजी पर सब्सिडी के लिए 20,000 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया था, जो साल 2020-21 में घट करके महज 14,000 करोड़ रुपए रह गया है। अब ये सब्सिडी और कितनी घटेगी अनुमान लगाना मुश्किल है। वैसे इस देश में मुश्किल केवल सरकार से सवाल पूछना है। हालांकि सवाल पूछे न पूछे, सच कहीं न कहीं से अपनी शक्ल दिखा ही देता है। 2016 में फ्रांस से हुए राफेल सौदे में लगातार भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी के आरोप लगते आ रहे हैं। सबसे पहले इस मुद्दे को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने उठाया था। हालांकि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इस डील में किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोपों से इनकार कर दिया था, लेकिन फ्रांस की एक खोजी वेबसाइट मीडियापार्ट ने दावा किया था कि राफेल डील में करोड़ों रुपए की दलाली ली और दी गई है। मीडियापार्ट ने कहा था कि इस दलाली में से पैसे भारतीय अधिकारियों को भी दिए गए हैं। अब फ्रांसीसी जज ने राफेल डील में जांच के आदेश जारी कर दिए हैं, जिस पर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि राफेल मामले में फ्रांस में भ्रष्टाचार की जांच शुरू हो चुकी है। सच कितना ही दबा लो, छुपा लो, लेकिन सच बाहर आता ही है, क्योंकि सच में ताकत होती है। राफेल घोटाले का सच भी बाहर आएगा। जबकि बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने अपनी आदत के अनुसार जवाब दिया कि कांग्रेस पार्टी आज झूठ और भ्रम की पर्यायवाची बन चुकी है। फ्रांस में एक एनजीओ ने राफेल को लेकर शिकायत की और उसके लिए वहां एक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया। लेकिन इस पूरे प्रकरण को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस जिस प्रकार से राजनीति आरंभ कर रहे हैं, ये दुखद है। तो भ्रष्टाचार के एक गंभीर मसले को कैसे राजनीति का हथियार बनाया जा सकता है, राफेल प्रकरण उसका ताजा उदाहरण है। संबित पात्रा कांग्रेस पर तो झूठ की राजनीति का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन फ्रांस में शुरू हुई न्यायिक जांच को संबित पात्रा कैसे राजनीति का हिस्सा बता पाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। वैसे ये बात भी गजब है कि घूसखोरी के आरोपों का जवाब संबित पात्रा ये कहकर दे रहे हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने राफेल को लेकर के जो भ्रम फैलाने की कोशिश की थी, वो भी उनके काम नहीं आई
और जनता की अदालत में भी मोदी जी की बहुत बड़ी जीत हुई और हमारी सरकार बनी। यानी भाजपा के लिए सरकार बनाना भ्रष्टाचार के सारे आरोपों के खिलाफ सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है। फिर उस नैतिकता और सच्चाई के मुखौटे का क्या काम जो भाजपा ने ओढ़ रखा है। खैर, महान शायर दाग दहलवी ने ठीक ही फरमाया है कि खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।